मुजफ्फरनगर से आया हुआ महाजिर, नस्तालीक, उर्दू, शर्म हया, पहला नाम मेरा था कौड़े पढ़ने का। टिकटिकी पे मेरे हाथ बांध रहा था तो मैं इतना कमज़ोर था उस ज़माने में कि वो मेरा हाथ निकल आता था। जेल का कैदी ही था, अच्छा, मॉनिटर होगा वो। मुझे उसने कान में कहा, कौड़े जड़े ने ना वो ज़रा हिम्मत नाल खाना। अच्छा, 2 दिन पहले थे एक 13 साला बच्चे नूं कौड़े लगे ने ਤੇ ਉਹ 15 ਕੋੜੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬੁੱਟੋ। पाकिस्तान में जब भी सहाफ़त की बात होती है तो उसके साथ मज़ाहमत की एक बहुत तवील जद्दोजहद जुड़ी हुई है। आज ऐसी ही एक दास्तान हमारे साथ वी न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब नासिर ज़ैदी साहब हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। ठीक आज ही के दिन आपको मुल्तान की एक फ़ौजी अदालत ने 5 कौड़े और 1 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई थी। इस सारे इवेंट पे ये कैसे हुआ, कहाँ से आपको गिरफ़्तार किया गया, कौन लोग थे, अदालत का जज कौन था, आपके साथ कौन कौन से साथी थे और किन इवेंट्स की बुनियाद पे आपको गिरफ़्तार किया गया, ये सब आपसे जानूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा अगर आप पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की जो हिस्ट्री, उसकी मूवमेंट, आम तासुर ये पाया जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में प्रेस पे पाबंदियाँ लगना शुरू हुई। वो 2-3 बड़े मशहूर वाक़यात हैं कि डॉन के अखबारात में ख़बरों की जगह खाली छोड़ दी जाती थी या PID में अखबार की कापी अप्रूवल के लिए जाया करती थी। क्या इससे पहले भी अखबारात पर इस किस्म की पाबंदियाँ या इससे मिलती जुलती कोई पाबंदियाँ, सेंसरशिप मौजूद थी जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने से कबल, या इसका बाकायदा आगाज़ या इसको जो तरवीज दी गई वो इसी ज़माने में? क्योंकि वो 71 के वाक़यात तो हमें याद हैं कि जो अगले दिन के अखबारात में शाया नहीं हुए थे। तो क्या सहाफ़ी भी उससे पहले ये जद्दोजहद करते हुए चले आ रहे थे? देखिए, जहाँ तक सहाफ़त की आज़ादी का ताल्लुक़ है, सहाफ़त की आज़ादी पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने के बाद भी, बाद से अब तक सहाफ़त जो है वो आज़ाद नहीं है और उसके लिए PFUJ जो है वो स्ट्रगल कर रही है। आपको 2-3 इवेंट्स जो है वो मैं बता सकता हूँ। एक तो सबसे पहला जो प्रेस के ऊपर अटैक हुआ वो 1951 में हुआ। सही। जब फैज़ अहमद फैज़ जो पाकिस्तान टाइम के एडिटर इन चीफ थे, उनको कॉन्स्पिरेसी केस, रावलपिंडी साजिश केस में, रावलपिंडी साजिश केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मार्शल लॉ लग जाता है, अयूब खान आ जाते हैं। अयूब खान ने जो सबसे पहला काम किया वो ये कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी आज़ाद अखबारात थे उन तमाम पर कब्ज़ा किया। अच्छा। वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान टाइम, इमरोज़, लैलो नहार, ईस्ट पाकिस्तान में मॉर्निंग न्यूज़ और बंगाली के बेशुमार अखबारात थे, उन पे कब्ज़ा किया। मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया और एक नेशनल प्रेस ट्रस्ट बनाया, NPT बना। बिल्कुल। और वो तमाम अखबारात जो है वो NPT के तहत कर दिए गए और NPT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, उसके तहत काम करता था, डायरेक्ट मिनिस्ट्री के तहत जो है वो काम करता था। तो दूसरा बड़ा अटैक जो है वो अयूब खान ने किया। सेंसरशिप तो रहा उस ज़माने में भी। उसके बाद याहिया खान का दौर था। याहिया खान के दौर में जो है वो सेंसरशिप आया, उसमें भी बेशुमार सहाफ़ी जो है वो गिरफ़्तार हुए और सेंसरशिप की कैफियत ये थी कि वो क्राइसिस का पीरियड था और क्राइसिस भी ऐसा कि मुल्क दो लख्त हो गया उस क्राइसिस के अंदर। ये मशरक़ी पाकिस्तान में जो इवेंट्स थे वो क्या यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो रहे थे?
यहाँ के इवेंट भी और वहाँ के इवेंट भी अच्छा। वो रिपोर्ट नहीं होते थे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एडवाइस जारी करती थी रोज़ाना की बुनियाद पे कि ये ख़बर डिस्प्ले होगी, ये ख़बर जाएगी, ये ख़बर नहीं जाएगी। ये जो एडवाइस है वो कंपलसरी होती थी अखबार के ऊपर, कि अखबार जो है वो उसको फॉलो करता था। तो आप देखिए कि इस एक मुल्क का एक हिस्सा हमसे जुदा हो जाता है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में किसी को ये नहीं पता था कि 16 दिसंबर को मुल्क जब 17 दिसंबर का अखबार देखा तो उसमें मुल्क के टूटने की खबर नहीं थी। याह्या खान का बयान था कि अगर हम एक महाज पे एक कदम पीछे हटेंगे तो हम दूसरे महाज पे जो है वो अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। तो मुल्क टूट गया, खबर नहीं, लोगों को पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से मुल्क टूटा, कोई डिबेट नहीं। आपको उस ज़माने में कैसे पता चला फिर सकूत ढाका हो चुका है, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया? देखिए, उस ज़माने में सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा सोर्स जो है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन थी। बीबीसी से लोग बीबीसी को सुनते थे पॉपुलरली, रोज़ रात को 8 बजे बीबीसी की खबरें रेडियो पे बीबीसी की खबरें सुनते थे। उससे अंदाज़ा होता था कि हम जो है वो जंग हार रहे हैं और मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता तबाही की तरफ जा रहा है। और वहीं से पता चला 16 दिसंबर की रात के ख़बरनामे में कि पाकिस्तान ने ईस्टर्न महाज पे जो है वो हथियार डाल दिए। उस वक्त आपके जज्बात क्या थे, या आपके जो सर्कल में लोग थे, वो इलाके के लोग, जिन ने आपने वो कहाँ पे ये ख़बर सुनी, कुछ याद है आपको? बिल्कुल, मैं एक चाय खाने पे जाके, क्योंकि उस ज़माने में रेडियो घर पे नहीं होता था, हमारे यहाँ तो नहीं था। हम एक चाय खाना होता था हमारे घर के बाहर, तो वहाँ लोग जो है वो रेडियो होता था, उस रेडियो पे चाय भी पीते थे और ख़बरें भी सुनते थे। तो एक क्राउड जमा था जो ख़बरें सुन रहा था। मैंने जब ये ख़बर के हथियार डाल दिए हैं पाकिस्तानी फ़ौज ने ईस्टर्न विंग के अंदर, तो मैंने लोगों को रियली रोते हुए देखा है। अच्छा। चीखते हुए रोते हुए देखा है। ये लोगों का फर्स्ट रिएक्शन मैंने देखा पाकिस्तान टूटने पे। और मेरी अपनी जो कैफियत थी वो, मैं एक आइडियलिज़म में रहा हमेशा, और वो आइडियलिज़म हमेशा ये रहा कि पाकिस्तान बनाने वालों ने जो तहरीक पाकिस्तान की शुरू की थी वो एक एगैलिटेरियन पाकिस्तान बनाने की तहरीक थी, कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क होगा जहाँ जमहूरियत होगी, जहाँ डायलाग होगा, फ्रीली डायलाग होगा, जहाँ लोगों को इंसाफ मिलेगा, जहाँ लोगों की माशी जो पसमानदगी है वो दूर होगी, क्योंकि हिंदू बनिए ने हमें दबा के रखा हुआ था। तो ये जो एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का, जमहूरी पाकिस्तान का कंसेप्ट था, वो एकदम मेरे जहन से स्मैश हो गया। और मैं जो ख्वाब देखता था, उस ख्वाब को जब टूटता हुआ मैंने देखा तो मैं रोया। आपने उसके साथ ही तज़किरा ये भी किया कि मुख्तलिफ़ अदवार में जदोजहद भी जारी रही है, और उसमें आपने PFUJ का तज़किरा भी किया। तो इसकी फॉर्मेशन किन ग्राउंड्स पर, किन बुनियादों पर, कब हुई? और ये तो आपने बताया कि सेंसरशिप किस किस तरीके से मुख्तलिफ़ अदवार में होती रही, तो सहाफ़ियों ने इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ शो की? PFUJ 1952 में
बनी थी और इसके दो बुनियादी निकात थे, एक प्रेस फ्रीडम और दूसरा कारकुनों के हालात कार। क्योंकि प्रेस के अंदर जो है कोई कानून नहीं था, वेजेस का कोई कानून नहीं था, कोई जॉब गारंटी नहीं थी, किसी कानून के तहत दायरे में कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, इवन प्रिंट का भी सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये दो बुनियादी नुक्ते थे कि प्रेस की आज़ादी बुनियादी हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बुनियादी हक है, इस पे किसी किस्म की पाबंदी जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने जो डिक्लेरेशन दिया उस ज़माने में इन दो पॉइंट्स को सामने रख के दिया और उसी के तहत हम मुसलसल जदोजहद करते रहे। पाकिस्तान में डिक्टेटोरियल रिजीम्स जो हैं ज़्यादातर रहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया गया और मार्शल लॉ के तहत, मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत जो है वो प्रेस को रेगुलेट किया गया। तो उसके ख़िलाफ़ हमने जो है वो PFUJ ने आवाज़ उठाई, जदोजहद की। अयूब खान के ज़माने में भी की। अयूब खान जब प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस लेके आए, PPO, बदनाम ज़माना कानून था वो, जिसके तहत अखबारात के डिक्लेरेशन जो है वो कैंसिल कर दिए जाते थे, अखबारात को बंद कर दिया जाता था, सहाफ़ियों को सज़ाएँ दी जाती थी, सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया जाता था उस प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के तहत। प्रिंटिंग प्रेस की रजिस्ट्रेशन का कानून जो है वो मौजूद था, उसके तहत भी सज़ाएँ जो हैं वो दी जाती थी। तो PFUJ एक तो इन लॉज के ख़िलाफ़ जो हमारी हुकूमतों ने बनाई और उन लॉज के ख़िलाफ़ जो कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ ने बनाए थे दबाने के लिए, उन लॉज के ख़िलाफ़ भी हमने कहा कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए लॉज के अंदर। उसके लिए हमने मुसलसल PFUJ ने जदोजहद की और PFUJ इन दो बुनियादी निकात पे बनी थी और इसी के लिए आज तक हम PFUJ जो है वो जदोजहद कर रही है कि प्रेस पर कतगन नहीं होनी चाहिए, क़वानीन को प्रेस फ्रेंडली होना चाहिए, प्रेस दुश्मन क़वानीन जो है वो नहीं होने चाहिए। यकीनन ये जदोजहद तो बड़ी तवील थी, सब्र आज़मा थी, मुख्तलिफ़ हालात या मुख्तलिफ़ जब टाइम पीरियड था तो उसमें अचीवमेंट्स भी हासिल की होंगी। थोड़ा सा अब हम आपकी उस स्टोरी पे आ जाएं जो जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में आपके साथ बीती, क्या उसकी अब बात करना मुनासिब होगी? तो 13 मई के दिन उस वक्त आप कहाँ पर थे जिस वक्त आपको मार्शल लॉ हुकाम ने या पुलिस ने गिरफ़्तार किया था? इस हवाले से भी बताएं। और कोई ऐसी क्या ख़बर दी थी, कोई क्या एक्टिविटी की थी जिस बुनियाद पे आपको अरेस्ट किया? देखिए, ज़ियाउल हक़ का पीरियड जो है वो सबसे ज़्यादा स्याह तरीन दौर था प्रेस के हवाले से। सही। सख्त तरीन सेंसरशिप थी। जो बोलता था उसको उठा लेते थे, जेल में डाल देते थे, किले में डाल देते थे। किला जो है लाहौर का टॉर्चर कैंप था, शाही किला, शाही किले में। अच्छा। उसमें ले जाते थे, डाल देते थे। तो और सबसे जो बड़ा जुर्म था ज़ियाउल हक़ का, सबसे पहला वार जो है ज़ियाउल हक़ ने प्रेस पे किया जब ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान टाइम के एडिटर इन चीफ थे, उन्हें निकाला। HK बर्की पे पाबंदी लगाई कि वो कॉलम नहीं लिख सकते। मिनहाज बरना जो PFUJ के सदर थे, उनको कराची के ब्यूरो चीफ थे, उनको जॉब से निकाल दिया। ये आते के साथ जुलाई में ये पहला ऑर्डर, जुलाई 77 में। और उसके बाद जो है वो
मसूद अशर इमरोज़ के एडिटर होते थे मुल्तान में। उनको मुल्तान से इंतकामन जो है वो लाहौर तब्दील कर दिया, लाहौर भेज दिया, क्योंकि इमरोज़ मुल्तान जो है वो रिप्रेजेंटेटिव अखबार था। उस अखबार ने जो है कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में जो ऑनस्लॉट हुआ था जनवरी में, जिसमें बेशुमार मजदूर जो है वो मारे गए थे। आपने कोई खबर भी इस हवाले से की थी मैं उस ज़माने में अल-फतह के लिए काम करता था। अच्छा। और मैं ऑन स्पॉट जो है मैं मौजूद था स्टेज के ऊपर जब मुल्तान में मज़दूरों के ऊपर, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल के मज़दूरों के ऊपर ओपन फायरिंग की गई। अच्छा। और उस फायरिंग के नतीजे में जो है काफ़ी मज़दूर जो है वो शहीद हुए थे। तो मैंने उस पर एक स्टोरी की थी कि मुल्तान जलियांवाला बाग कैसे बना, और उस पे न सिर्फ मुझे नोटिस मिला मार्शल लॉ के तहत, अल-फतह को नोटिस मिला, और उसी के तहत अल-फतह जो है वो बाद में बंद हुआ। अच्छा। उसी स्टोरी के ऊपर अल-फतह को बंद किया गया। ये जो आपको गिरफ़्तार किया गया मसावात अखबार के दफ्तर के बाहर से, तो उस वक्त आप किस अखबार के लिए काम कर रहे थे, और इस इवेंट के हवाले से अगर थोड़ा सा हमें बताएं। मैं अल-फतह के लिए कर रहा था। सही। और मैं एक लोकल न्यूज़पेपर है मुल्तान में, वो था नवाए मुल्तान। अच्छा। उसमें भी मैं काम करता था, और एपीपी में मैं बाकायदा रिपोर्टिंग करता था। अच्छा। तो तीनों के साथ मेरी एसोसिएशन थी, ओपनली मैं लिखता था, तो वहाँ मैं काम करता था। तो तीन चीज़ें शामिल हुई 13 मई के उसके ऊपर, कि सबसे पहले मसावात कराची को बंद किया। अच्छा। मसावात कराची बंद हुआ तो पीएफयूजे की, जब अखबार बंद होता है तो अखबार के साथ वाबस्ता कारकुन जो है बेरोज़गार होते हैं। तो हमने उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया कि अखबार को बहाल होना चाहिए, कारकुनों का माशी कत्लेआम जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेंसरशिप जो है वो फ्रीडम को जो है वो करटेल करती है। तो हम सेंसरशिप तस्लीम नहीं करेंगे। हमने उसके लिए कराची में भूख हड़ताली कैंप लगाया, और वहाँ भूख हड़ताल की, वहाँ पे भी 300 सहाफ़ियों ने जो है वो भूख हड़ताल में शरीक हुए, हिस्सा ले। क्राउड आता था, नारे लगते थे, उससे एक कैफियत पैदा हुई। तो ज़ियाउल हक ने मसावात कराची बहाल कर दिया। अच्छा। दूसरे फेज़ में हमने फैसला किया कि क्योंकि सेंसरशिप ख़त्म नहीं हो रही, रीजनल अखबारात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और भी बहुत सारे अखबारात हैं जिन पे पाबंदी है, सेंसरशिप जो है वो सख्त है। सेंसरशिप की कैफियत जो है वो ये होती थी कि आपको अखबार की, अगर 8 पेज का अखबार है तो आपको 8 पेज जो है ना वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास लेकर जाने पड़ते थे, अखबार की कॉपीज़। अच्छा। और वो उस कॉपी की अप्रूवल देता था कि ये ख़बर जाएगी, ये ख़बर नहीं जाएगी, वो उस ख़बर को काट देता था। और होता ये था कि फिर वो ख़बर जो है वो या तो स्पेस खाली जाती थी, या फिर उसकी जगह कोई और ख़बर जो है वो लगाई जाती थी। ये 1977 से 85 तक सेंसरशिप ये जारी रहा। 8-9 साल प्रेस की कॉपियाँ जो हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर की क्लियरेंस से। ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होता था? इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्रेड 16 का या 17 का ऑफिसर होता था। वो ये तय करता था कि अगले दिन के अखबार में क्या छपेगा, क्या नहीं छपेगा। यहाँ तक हुआ कि मसावात ने कुछ कुरान की आयत जो है
इवन एडिटोरियल भी सेंसर हो जाते थे। कुछ कुरान की आयत जो है वो जो हकूकुल इबाद से मुताल्लिक थी, उनके तर्जमे छापने शुरू कर दिए कि शायद इस पे तो ये बात वो आयत एडिटोरियल की जगह वो आयत और नीचे तर्जुमा। तो आप हैरान होंगे कि वो आयत भी सेंसर होती थी। अच्छा, उनको भी हटा दिया जाता था। ये मजहबी टच वाले ज़ियाउल हक की हुकूमत में ये हुआ अच्छा। कि कुरान की आयत तक जो है वो सेंसर हुई और वो पेज, एडिटोरियल पेज जो है वो खाली जाता था। अच्छा, अब इस इवेंट के ऊपर थोड़ा सा आते हैं कि कराची के जो प्रोटेस्ट था उसका आपने तज़किरा किया। ये मुल्तान में प्रोटेस्ट भी मसावात को बंद करने पे शुरू हुआ या उस पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था? मुल्तान में प्रोटेस्ट जो है ना वो सिर्फ मसूद अशर के ट्रांसफ़र के ऊपर हुआ था। अच्छा, कि बाहर कैंप उन्होंने लगाया और उस पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसका क्योंकि ब्रॉडर उसमें हमने फ़ैसला किया कि हम लाहौर से तहरीक शुरू करेंगे, तो दूसरा फेज़ जो है वो लाहौर से शुरू हुआ। लाहौर में गिरफ़्तारियाँ होती थी। अच्छा, और 4 की तादाद में सहाफ़ी, 4 का ग्रुप होता था जो पूरे पाकिस्तान से आते थे। 4 लोग किसी भी रोड के ऊपर 2 बैनर्स होते थे, प्रेस को आज़ाद करो, सेंसरशिप ख़त्म करो, कारकुनों का माशी कत्लेआम बंद करो। तो ये 3 प्ले कार्ड हम उठा के चलते थे। थोड़ी दूर जाते थे हमें पकड़ लेते थे, गिरफ़्तार कर लेते थे। आपकी गिरफ़्तारी 9 मई को हुई? 9 मई को मेरी गिरफ़्तारी हुई और तरीक़ाकार ये था कि गिरफ़्तारी के बाद फ़ौरन ही मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में ले जाते थे। अच्छा, ट्रायल शुरू हो जाता था और उसी दिन फ़ैसला सुना दिया जाता था। फ़ैसला सुना के हमें भेज दिया जाता था। 13 मई को जो हमें मिलिट्री कोर्ट में जब पेश किया, वो एक नुक्ता है जिसके ऊपर हमने उस पूरे प्रोसेस को जो है ना, जो मिलिट्री कोर्ट का प्रोसेस था उसको चैलेंज किया। अच्छा, जब हम गए अदालत में तो एक मेजर साहब जो है वो बैठे हुए थे जज की कुर्सी पर, जज की कुर्सी पे, मिलिट्री कोर्ट से जज की कुर्सी पे बैठे हुए थे। हम मुस्कुराते हुए हंसते हुए जाके खड़े हो गए उसके साथ। वो एकदम खड़ा हुआ और एक हवलदार आया, उसने कुरान आगे किया और उसने कहा कि मैं इंसाफ करूँगा, जो कुछ भी करूँगा सच करूँगा, ये और वो। जज ने हल्फ उठाया? जज वो मेजर साहब हल्फ उठा रहे। मैंने मेजर साहब को कहा कि मेजर साहब, ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमें सज़ा देनी है, हमें मालूम है, क्योंकि इससे पहले आप हमारे तमाम साथियों को सज़ा दे चुके हैं, आपने सज़ा देनी है, तो ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन आपके चीफ ने एब्रोगेट कर दिया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो आप सबऑर्डिनेट हैं अपने बॉस के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के। आप हमें इंसाफ क्या देंगे? हम आपकी ये अदालत तस्लीम नहीं करते, आपने हमें सज़ा देनी है तो दे। उसने कहा आप क्या समझते हैं, आप वाइट कॉलर हमें शिकस्त दे देंगे? अच्छा, हमने कहा शिकस्त और फतह की बात नहीं है, बात यह है कि आपने अभी 7 साल पहले मुल्क 2 लख्त हुआ, हमने तारीख़ से सबक नहीं सीखा, हम फिर आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करके, फिर हमने जमहूरियत का को डिरेल कर दिया है। और आप जब मार्शल लॉ में डायलॉग और डिबेट की इजाज़त नहीं देंगे, आप जमहूरियत नहीं होगी मुल्क के अंदर, तो कैसे मुल्क चलेगा? तो आप की वजह से ये हालात पैदा हुए। आपने प्रेस पे कदगने लगा दी हैं,
प्रेस पे पाबंदियां आप लगा दी हैं। ये हमारी उसके साथ डिबेट, ये सारी गुफ्तगू उन्होंने बर्दाश्त कर ली। गुस्से में आए वो। लेकिन हमारे साथ जो एक दोस्त थे, उन्होंने जब उन्होंने ये कहा कि तुम हमारे सामने हथियार नहीं डालोगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए, मसूदुल्लाह खान थे, मसूदुल्लाह खान अब हम में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अभी उनका इंतकाल हुआ है। वो बड़े विटी थे, पाकिस्तान टाइम के असिस्टेंट एडिटर थे उस ज़माने में, एडिटोरियल लिखते थे, बहुत अच्छे एडिटोरियल लिखते थे। उन्होंने कहा नहीं तुसी साढ़े सामने की हथियार सुट रहे ने, तुसी तो जिन्होंने अरोड़ा के सामने हथियार सुट। ये जवाब जब उन्होंने दिया तो वो मेजर फ्यूरियस हो गया। ओ तुम क्या समझते हो अपने आप को? वो फ़ोन इधर फेंक दिया, अदालत बर्खास्त। हम हंसते हुए वापस आ गए। अपने दोस्तों को हमने बताया कि भाई अब बाहर जो है वो तमाम लीडिंग जर्नलिस्ट उस ज़माने के, सलीम आसमी, अली अहमद ख़ान BBC में बड़ा अरसा रहे वो, इसी तरह अब्दुल हमीद छापड़ा, सबीउद्दीन गौसी, ये बड़े नाम थे, बड़े सहाफ़ी थे। वली मोहम्मद वाजिद, अफजल ख़ान APP के चीफ भी रहे यहाँ पे। तो ये सारे जब हम वापस गए तो दोस्त हमसे पूछते थे भाई क्या आपकी बातचीत हुई? हमने कहा ये बातचीत हुई हमारी, हमें तो उन्होंने अदालत बर्खास्त करके बाहर निकाल दिया। उसके कोई थोड़ी देर बाद हमें उन्होंने बुलाया और उन्होंने नासिर जैदी 1 साल कैद बामुशक्कत 5 कोड़े, इकबाल जाफरी 1 साल कैद बामुशक्कत 5 कोड़े, खावर नईम हाशमी 1 साल कैद बामुशक्कत 5 कोड़े, मसूदुल्लाह खान 1 साल कैद बामुशक्कत 5 कोड़े, ये सज़ा सुना के अदालत बर्खास्त कर दी। हम हंसते हुए बाहर आए। हमने दोस्तों को कहा कि भाई आपको तो सिर्फ सज़ाएं हुई हैं, हमें कोड़े भी लगेंगे, कोड़ों का तमगा इम्तियाज़ भी मिला, हमें कोड़े भी लगेंगे। तो दोस्त परेशान हुए और ये ख़बर पूरी दुनिया में फ्लैश हुई और उसके रिएक्शन में पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। UN के बाहर उस ज़माने में आगा शाही फॉरेन मिनिस्टर होते थे, वो किसी इजलास में गए हुए थे सिक्योरिटी काउंसिल के, वहाँ उनको बाहर घेर लिया और उन्होंने कहा पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहाँ पे सहाफ़ियों को आप कोड़े मारते हैं। तो मतलब और तमाम पार्लियामेंट्स ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, US कांग्रेस ने, यूरोपियन पार्लियामेंट्स ने और इसी तरह पूरी दुनिया की जो सहाफ़ती तंजीमें थी उन्होंने इस पे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एहतजाज किया कि सहाफ़ियों को कोड़े लगे पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ जब हम कोड़े की सज़ा सुन के वापस गाड़ी में बैठे हैं, 35-40 लोग थे जिनको उस दिन ये एक दिन की समात में, एक दिन की समात में 40 लोगों को सज़ाएं हुई। अच्छा। तो हमें ये करते थे कि जिनको सज़ाएं होती थी वो कैंप जेल जाते थे। अच्छा। और कैंप जेल से फिर मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। हमें जब उन्होंने कहा कि ये 4 लोग यहाँ बैठेंगे, बाकी सारे लोग जिनको कोड़ों की सज़ा हुई गाड़ी से उतर जाएं। अच्छा। हमें वहाँ रोक लिया। अब वहाँ दोस्तों ने कहा कि 5 मिनट ठहर जाएं, हम नहीं उतरते अभी, इन्हें भी उतारो। तो उन्होंने फिर सारे दोस्तों ने कहा कि देखो भाई हमें तो लगता है कि ये कोड़े लगेंगे। अब हमारे सीनियर्स जो हैं वो वियतनाम की, उस ज़माने में वियतनाम में आज़ादी की जंग जारी थी, फ़िलिस्तीन में लिबरेशन वार बड़े हाइट पे थी और दुनिया के अंदर जो है ना ये नौआबादियाती और ये कॉलोनियलिज़म के ख़िलाफ़ जो है वो एक मोमेंटम था। फ्रांस में स्टूडेंट्स की बड़ी स्ट्राइक्स हुई थी।
तो वो एक माहौल उन्होंने बनाया कि देखो यार, दुनिया में हर जगह लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं आज़ादी के लिए, तो आप जो को अगर कोड़े लगेंगे तो आप आज़ादी के लिए एक मुक़द्दस नुक्ते पे आप को सज़ा मिली है और आपने इस सज़ा को बहादुरी से कबूल करना है। तो हमें जब हमने कहा ठीक है, हम जब डेहड़ी में पहुँचे लखपत जेल में, लखपत जेल में, तो वहाँ हमें स्मेल हो गया कि फ़ौरन हमारा मेडिकल चेकअप ये वो सारा हुआ। मसूदुल्लाह ख़ान जो है डिसेबल थे, उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से वो एक टांग उनकी चल नहीं सकते थे। उनका मेडिकल चेकअप हुआ, डॉक्टर ने स्टैंड ले लिया कि इनको कोड़े लगे तो रिस्की होंगे, इनको मैं रिकमेंड नहीं करता, आपने मारने हैं तो आप अपनी रिकमेंडेशन पे, अपनी गारंटी पे मारें। क्योंकि कैप्टन साहब वहाँ मौजूद थे जो कोड़ों को मॉनिटर कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। निगरानी। कितनी उम्र हुई होगी उनकी? तो 20-22 साल, 22-23 साल, यंग कैप्टन। तो 3 साल उसकी सर्विस को हुए होंगे, 2 साल बाद कैप्टन बनता है। तो जैसे ही पहला नाम मेरा था कोड़े पढ़ने का, मैं जैसे ही डेवड़ी से मुझे वो बाहर लेके गए, वो सामने मैदान था, तो मैंने देखा कि मैदान में कैदियों की एक पूरी, कैदियों को जमा किया हुआ है दिखाने के लिए, दरमियान में टिकटिकी है और मुझे वो टिकटिकी। अब मैं मुजफ्फरनगर से आया हुआ महाजिर, नस्तालीक, उर्दू, शर्म व हया। अब उसने कहा कि आप टिकटिकी वो नीचे बांध देते हैं और हाथ को उधर बांध देते हैं, शलवार जो है वो उतार देते हैं। शलवार उतार दी और ऊपर जो है ना एक मलमल की पतली सी वो रख दी, कपड़ा सा हिप के ऊपर, अच्छा, मलमल के, और उससे 5 निशान लगाए उसने। अच्छा। जब मैं वो टिकटिकी में मेरे हाथ बांध रहा था तो मैं इतना कमज़ोर था उस ज़माने में कि वो मेरा हाथ निकल आता था, मैं शरारतन हाथ निकाल लेता था। तो वो उसने कहा नहीं, इसको हाथों को सख्ती से बांधे। उसने फिर वो जंजीर से 4-5 दफ़े मेरे हाथ को बांधा, सख्ती से बांधा, और फिर मेरे कान में वो जो बांध रहा था वो जेल का कैदी ही था, अच्छा, मॉनिटर होगा वो, रेड टोपी उसने पहनी हुई थी। मुझे उसने कान में कहा कि साहब तुसी तो लगदे हो मैनू कोई सख्त नहीं हो, मेहनत मुशक्कत तुसी कदी नहीं कीती, ज़रा ख्याल रखना, कोड़े जड़े ने ना वो ज़रा हिम्मत नाल खाना। अच्छा। 2 दिन पहले थे एक 13 साला बच्चे नूं कोड़े लगे ने, तो 15 कोड़े, तो हर कोड़े ते वो कहंदा सी जी बुटो। तो ये मतलब है उसकी सिंपैथी थी हमारे साथ, और हमें वो हौसला दे रहा था हमें। और 5 कोड़े मार दिए वो टिकटिकी। और वो पहलवान वही जो पुराना बैत वाली कोड़ा नहीं होता, जो पुराना कॉलोनियल पीरियड में कोड़ा होता था ना, वो अंग्रेज के ज़माने में वो लैशेस जो है ना, हर लैश के ऊपर जो है ना काल खिंच जाती थी, खून निकलता था। तो 5 कोड़े उन्होंने मार दिए। इसी तरह बाकियों को भी कोड़े मारे। मैंने किसी जगह आपके इंटरव्यू में पढ़ा था कि उन्होंने स्ट्रेचर भी मंगवाया हुआ था कि इनको स्ट्रेचर पर ढाल के ले जाएंगे, लेकिन आपने जाने से इनकार कर दिया। जब हमें उतारा वहाँ से तो उन्होंने कहा जी आप स्ट्रेचर पे उल्टे लेट जाएं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों, अब कैप्टन का इसरार है कि आप उल्टे लेटें। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं चल के जाऊंगा। कि नहीं, आपको लेटना पड़ेगा। हौसला तोड़ना। 2 लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं फिर वो जवानी का ज़माना था, गुस्सा था, कोड़े लग चुके थे, और क्या सज़ा दे सकते थे वो।
मैं कहा तुम्हारी, मैंने गालियाँ देनी शुरू की। मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं स्ट्रेचर पे नहीं जाना। मैंने स्ट्रेचर को उठा के इस तरह उछाल दिया तो खासा शोरगुल हुआ वहाँ पे। मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा मर जाऊँगा, स्ट्रेचर पे नहीं जाऊँगा। फिर उसने कहा कि नहीं अब जाए। फिर मुझे वो हॉस्पिटल लेके गए। इसी तरह बाकी साथी भी थोड़ी थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ गए। तो ये एक वो था। लेकिन इसमें जो उस ज़माने में भी जो एक ख्याल आता था ना कि यार ये हमारा जुर्म क्या था। हम आज़ादी की बात कर रहे थे, हम प्रेस की आज़ादी की बात कर रहे थे, हम कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थे, हम मार्शल लॉ को अपोज कर रहे थे, हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ थे। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल अबाइडिंग जो फोर्सेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करती हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट करते हैं और लोगों की आज़ादी पे जंजीरें पहनाते हैं, तो ये हमारा ये कसूर था क्या? ये मुल्क जो है हमने इसलिए बनाया था, कायदे आज़म ने इनके लिए ये मुल्क बनाया था। मुल्क तो जमहूरियत के लिए था, मुल्क तो आज़ादी के लिए था, माशी आज़ादी के लिए था। तो ये जो एक ख्याल था, जो एक ख्वाब था आइडियलिज़म का, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस का, वो शेख हुआ मेरे एक लम्हे के लिए कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर एक फर्म जो कमिटमेंट थी कि हमने इस मुल्क को यकीनन एक ना एक दिन आएगा कि ये मुल्क जो है वो आज़ादी की तरफ जाएगा, जमहूरियत की तरफ जाएगा, आइन की बालादस्ती की तरफ जाएगा, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत होगा, लोगों के बोलने पे पाबंदी नहीं होगी, डायलॉग और डिबेट का कल्चर होगा। आज तक ये ख्वाब हमारे जहनों में है और इसी ख्वाब के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं। मैंने आपसे कई चीज़ों के हवाले से ओपिनियन लेना था, लेकिन वक्त मुख्तसर है, तो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।